हेलो एवरीवन। अब तक हमने पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी में कि इंट्रोडक्शन, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, द ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद मैंने बैक्टीरियोलॉजी शुरू किया था। मैंने कहा था माइकोलॉजी, वायरोलॉजी ये सब अलग से पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी में मैंने बैक्टीरिया क्या है, किस तरह का है, सेलुलर स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था, उसकी स्टेनिंग टेक्निक बता दी थी। अभी फिलहाल हम फोकस करें थोड़ा मेडिकल पैरामेडिकल की साइड पे। 11th-12th जो इंटरमीडिएट का बेस है उसको मैंने पहले सेक्शन में बताया है। अब भी मैं जिस बारे में बात करूंगा ये पैरामेडिकल, नर्सिंग, MBBS इन सब एग्जाम से पूछा जाता है। 12th में ऐसा इंटरमीडिएट नहीं कि अगर पढ़ नहीं सकते, ये नीट के एग्जाम्स में आ सकता है, कभी कोई पूछ देता है उसमें भी। BSc और इन सब जो माइक्रोबायोलॉजी से BSc कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस में आते हैं। तो शुरू करते हैं। और इसको आज मैं जो बात करूँ नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा की। और वीडियो को लास्ट तक जाते देखो ताकि अच्छे समझ में आए, और जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको पूछो। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी बने क्योंकि कई टॉपिक्स में कवर करूंगा इसमें आज। तो पहली चीज़ है नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा। तो हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी, और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा। मैं इसका एक पूरा नोट्स, क्योंकि ये बहुत लंबा सेक्शन ही है और इसमें एक एक क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, तो मैं इसके बारे में मैंने इसके नोट्स बनाया PDF में। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं, या मैं अभी वीडियो के बीच में अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। व्हाट इज नॉर्मल फ्लोरा? तो कहता है कि हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी मौजूद है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद है अलग अलग ऑर्गन्स में, तो वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं ना हमारे साथ फायदे में है। कुछ हमें फायदा पहुंचाते हैं बट हाँ नुकसान हमें नहीं पहुंचा रहे, तो वो कहलाता है नॉर्मल फ्लोरा। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग बॉडी बैक्टीरिया मौजूद है, तो इनका जो पूरा रेंज होता है। तो कहता है कि नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा इज द रेंज, वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजन तो नहीं कहेंगे, पैथोजन ना ही कहो तो बेटर है, लेकिन हाँ इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कहेंगे। विच रेयरली कॉज डिजीज। रेयरली मतलब मैंने कहा कि इसमें पैथोजन नहीं कहना चाहिए, बट कभी कभी बीमारी करा देते हैं, इसलिए ये पैथोजन की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये रेयरली बीमारी करते हैं एंड फाउंड ऑन, और या तो ऊपर और इन सब पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन, किसी ऑर्गन के कुछ हिस्से में। हमारे शरीर या तो ऊपर पाए जाएंगे या तो शरीर किसी ऑर्गन के कुछ हिस्से में ये पाए जाएंगे। तो ये जो पूरा सेक्शन है ये कहलाता है बैक्टीरियल फ्लोरा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो मान लेते हैं माउथ, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो माउथ जो है हमारा मुंह, अगर इसमें देखा जाए तो एंटेरोबैक्टीरियेसी स्पीसीज के बहुत से बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं, और निजेरिया स्पीसीज के पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस स्पीसीज पाई जाती है, ऑलरेडी मौजूद है। ये बैक्टीरिया ऑलरेडी हमारे शरीर में मौजूद है। तो इसमें अगर हम देखें माउथ में कौन कौन से हो गए, तो एंटेरोबैक्टीरियेसी स्पीसीज हो जाती है। मैं यहां बस 2 ही 4 दूंगा। एंटेरोबैक्टीरियेसी, लैक्टोबैसिलस की स्पीसीज पाई जाती है, इसकी कुछ स्पीसीज पाई जा सकती है। तो ये सब नॉर्मल फ्लोरा कहलाते हैं। उसी तरह से नोज में नेजोफेरिंग्स में है, फिर कंजक्टाइवा में है, इंटेस्टाइन में है, कान में, ईयर में है। लास्ट ईयर FSL के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, फॉरेंसिक लैब रिसर्च जो लेबोरेटरी होती है उसके एग्जाम में है, और UPPCS के एक जो लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम्स होते हैं उनमें एक क्वेश्चन था कि वजाइना में कौन सा बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो अलग अलग क्वेश्चन इसमें बनते रहते हैं, तो कभी कभी एक ऑर्गन नाम देता है उसके हिसाब से पूछता है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है इसमें और बहुत इजी है। मैं इसके नोट्स बना के दे दूंगा आसानी से, पूरा एक लिस्ट ही है वो। अब मैं वो बहुत लंबी लिस्ट मैंने बनाई है उसकी। तो अब हम बात करें अगर कि बैक्टीरिया हमारे शरीर में किस तरह से मौजूद है, तो मैं अगर हम इसकी बात करें तो ये किस किस रूप में मौजूद है, तो ये हो सकते हैं सिम्बायोंट हो सकते हैं। सिम्बायोंट मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया
एंटरिक बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी पार्ट में पाए जा रहे हैं और बॉडी ऑर्गन के जो पार्ट्स हैं, काम है, उनके कुछ कामों में असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे विटामिन के का सिंथेसिस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कुछ विटामिन का सिंथेसिस, तो इन बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हेल्पफुल हो, असिस्ट कर रहे हो, वो कहलाते हैं सिम्बायोंट। दूसरे टाइप के जो हम कहते हैं इसे होते हैं कमेंसल्स। कमेंसल्स, अब ये कमेंसल्स क्या होते हैं? कहता है कि ये हमारे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में मोस्टली पाए जाते हैं। कहता है ये ना तो हार्मफुल है और ना ही यूजफुल है, ये आराम से पड़े हुए हैं, वहीं बैठे हैं, एनवायरनमेंट से कुछ ले लिए या हमारे डेड स्किन को खा लिए, उससे काम चल रहा है, ये हमें नहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और ना ही हमको इनसे कोई फायदा हो रहा है, तो ये कमेंसल्स कहलाते हैं। तीसरी जो कैटेगरी होती है अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं ये। अपॉर्चुनिस्ट क्या होते हैं कि इनको जब तक सुविधा नहीं है, मतलब कि इस तरह तो नॉर्मली पड़े हैं बॉडी में, लेकिन जैसे ही इनको कहीं सपोर्ट मिल गया या इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया या कोई बीमारी लग गई किसी सिचुएशन में, तो ये बीमारी करा देते हैं, पैथोजन बन जाते हैं। जैसे बहुत इजी एग्जांपल इकोलाई। दूसरा एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इकोलाई जो है यूटीआई इन्फेक्शन करा देता है, और जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये निमोनिया कॉज कराता है छोटे बच्चों में, जो कॉमनली डिजीज है, पाई जाती है। तो ये नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है हमारे शरीर का, और किस तरह से बैक्टीरिया पाया जाएगा ये उसका रूप है। तो हमने देखा। अब हम बात करें अगर इसको समझने की, तो कहता है कि जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा का जो रेंज है ये किस पे निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है टेम्परेचर पे, पीएच पे, जो फ्लूइड है बॉडी का या बॉडी साइट है वो किस तरह का उसका बिहेवियर है, एसिडिक है या बेसिक है या, तो और न्यूट्रिएंट्स पे। इन तीन आधार पे बैक्टीरिया तय करता है कि अपना फ्लोरा, अपना परिवार कहां बसाएगा। ठीक है, तो कभी कभी पूछ देता है कि साइट सिलेक्शन में क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तीन चीजें, टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट। अब टेम्परेचर कैसे? तो बैक्टीरिया का जो टेम्परेचर है, मैं इसको अलग से बनाऊंगा, इसका पूरा रिप्रोडक्शन वाले सेक्शन में भी है और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में एक सेक्शन में बनाऊंगा उसके लिए अलग से, बट यहाँ छोटे में बता दे रहा हूं कि नॉर्मली बैक्टीरिया 18 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री, फ्रॉम 18 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, इतने पे सर्वाइव करता है नॉर्मल बैक्टीरिया। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। बैक्टीरिया को अगर अच्छे से ग्रो करना है, इन द सेंस कि डेवलप करना है, न्यूट्रिशन इनको मिलता रहे, तो 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। अगर कहा जाए कि बैक्टीरिया हमारे से कितने डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर जाएगा या अच्छे से रहे, तो 38 डिग्री सेल्सियस तक बहुत अच्छे से रहने लगता है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन पूछ देगी, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन किस टेम्परेचर बहुत अच्छा करता है, तो 27 टू 30 के बीच इसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है। तो मेरे प्रोडक्शन में बताऊंगा, इसे 3 फेजेस होते हैं, तो उसके बारे में अलग से डिस्कशन करूंगा। खैर, तो अब जो मैं बात करूंगा ये हो गया न्यूट्रिएंट्स का। तो अभी मैंने देखा कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, किस तरह, सॉरी, नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा क्या है, किस तरह से काम करता है, और इसमें अगर हम देखें कि बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट क्या है, किस तरह से काम करती है, कि तो बेसिकली टेम्परेचर, पीएच और न्यूट्रिशन, ये 3 चीजें मैटर करती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट सेक्शन है और हम उस पर बात करते हैं इन्फेक्शन के बारे में, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन सिंपल सा समझो अगर इसको, तो ट्रांसमिशन फ्रॉम वन टू अनदर, किसी एक से किसी दूसरे में जाना एक इन्फेक्शन है। अब जैसे कॉमन एक फ्रेज है इन्फेक्शियस थॉट्स। इन्फेक्शियस थॉट्स क्या है? किसी का विचार किसी और के दिमाग में जाता है। तो मैं यहां बात कर रहा हूं डिजीज के बारे में, तो डिजीज, और उसमें हम बात करें बैक्टीरिया के बारे में। तो बेसिकली देखेंगे कि बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कैसे होता है और किस तरह से होता है।
तो बैक्टीरिया को हम क्लासिफाई अगर करें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, तो बेसिकली ये हमको दिखाई देते हैं सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट्स। अब जो सेप्रोफाइट टर्म है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक सेप्रोन और दूसरा फाइटोन, दूसरा फाइटोन। अब ये सेप्रोन या सेप्रोस इसको कहते हैं, ये क्या है तो कहता है कि डीकेड, सड़ा हुआ, डीकेड। फाइटोन मतलब प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो सड़े हुए ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स पे जिंदा है वो कहलाएंगे सेप्रोफाइट्स। चूंकि बैक्टीरिया को शुरुआत में प्लांट के साथ पढ़ा जाता था और मैंने शुरू के वीडियोस में बताया कि इसको प्लांट के साथ क्यों पढ़ते थे, तो इसके लिए इसको सेप्रोफाइट्स टर्म देते हैं, फाइटोन शब्द यूज होता है इसके साथ। और दूसरा शब्द है पैरासाइट, द सेकेंड टर्म इज पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब है लिविंग टुगेदर, लिविंग टुगेदर, साथ साथ रहना। तो अब अंतर क्या है, तो जो सेप्रोफाइट होते हैं ना ये नॉर्मली इंफेक्शियस नहीं होते, सेप्रोफाइट्स आर नॉर्मली नॉन इंफेक्शियस, बट अगर नेचुरल रेसिस्टेंस बॉडी की कम हो जाए, डिक्रीज कर जाए, तो ये इंफेक्शन करा सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इनका रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत कम होता है, या कह लो एक तरह से कि मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं है। लेकिन पैरासाइट these are highly infectious and having higher multiplication rate, इन मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा होता है और ये इन्फेक्शियस होते हैं। और तीसरा टाइप मैंने उसमें भी बताया था कमेंसल। कमेंसल्स हालांकि हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है ना ही फायदेमंद है, लेकिन सेम चीज कमेंसल्स भी, तीसरा जो टर्म था वो क्या था, कमेंसल्स। कमेंसल्स जो है बेसिकली देखा जाए तो फैकल्टेटिव होते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब है कि अगर इनको सुविधा मिली, किसी ने किसी कारण से ये हमारे शरीर में पैथोजेनिक स्टेट पे आ गए, तब तो ये बीमारी करेंगे, अदरवाइज ये नहीं करेंगे। अब वो क्या हो सकता है, तो मान लेते हैं कि कोई पेशेंट बीमार था पहले से, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कमजोर थी, या किसी तरह से ऐसी घटना हुई है कि वो कमजोर हो जाए, तो फिर उसके अंदर वो बीमारी करा देंगे, अदरवाइज ये नहीं कराते। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, तो ये भी कब कराएगा, जब रेसिस्टेंस, नेचुरल रेसिस्टेंस बहुत लो होगा। तो अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ये तो छोटी छोटी चीजें थी जो कि नॉर्मली सब जानते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक लाइन के सीधे सीधे होते हैं, और उसमें वाइवा में बनता है क्वेश्चन बहुत सारा, और ऑप्शनल में बनता है, टाइप्स एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उससे, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। अब ये क्या है, इसको समझने के लिए हम जरा सा देखेंगे कि इन्फेक्शन कितने प्रकार से हो सकता है। तो बेसिकली कि किस तरह से हो रहा है इसके आधार पर इसको बांटा गया है। तो पहला हम कहते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी, प्राथमिक संक्रमण। तो अब ये क्या है, मान लेते हैं कि कोई आदमी है, हम एक कहानी बनाते हैं छोटी सी समझने के लिए, कि एक आदमी है, ठीक है। अब ये भाई साहब जाते हैं एक दुकान पे, ठेले वाले की दुकान थी, जिस पे एक आदमी गोलगप्पा बेच रहा है, जिसको ये खाना चाह रहे हैं। तो ये खाने गए गोलगप्पा, और यहां खड़े होके ये खाए, ठीक है, यहां पे खड़े हो गए, खा के वापस आए। ये घर जब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि इनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई है। अब ये बीमार हो गए, इनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको भाई इन्फेक्शन हो गया है पेट में, जिसके कारण आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। तो ये पहली बार बीमार हुए हैं, ये क्या हुए, पहली बार बीमार हुए। तो इस अवस्था में ये कहलाएगा
प्राइमरी इन्फेक्शन। ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी इन्फेक्शन। पहली बार हुआ इनको, किसी भी पैथोजन से जब कोई पहली बार बीमार होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन। चलो ठीक है, ये कुछ दिन बाद ठीक हो गए, ये कुछ दिन बाद भले चंगे हो गए, फिर से नाचते गाते फिर वापस गए गोलगप्पा खाने वापस, और फिर वही बीमार हो गए, फिर यही प्रॉब्लम। ठीक है, उसी पैथोजन से फिर बीमार हुए हैं, उसी पैथोजन से, तो ये कहलाएगा री इन्फेक्शन। ये कहलाएगा री इन्फेक्शन। सेम पैथोजन से होंगे तब, सेम पर्सन सेम पैथोजन, तो दूसरा क्या कहलाया? री इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या कहलाया? री इन्फेक्शन। ठीक है, चलो, लेकिन अगर ये भाई साहब बीमार हुए जरूर हैं, ये बीमार तो हुए हैं, लेकिन पैथोजन दूसरा है, बीमार हुए बट पैथोजन दूसरा है, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी इन्फेक्शन। ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन बेसिकली समझते चलना है। फिर कहता है कि तीसरा फोकल इन्फेक्शन, जो तीसरा कह रहा है फोकल इन्फेक्शन। ठीक है, सॉरी, चौथा फोकल इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये क्या है? इनको किसी इन्फेक्शन, इस पहले वाले पैथोजन से या दूसरे वाले पैथोजन से, इनके शरीर में एक बीमारी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया। ठीक है, सिंपल कहता है कि जनरलाइज्ड इफेक्ट ऑफ एट लोकलाइज्ड साइट, किसी एक हिस्से पे इन्फेक्शन हो जाए या कोई इफेक्ट पड़ जाए, किसके कारण? तो इन्फेक्शन के कारण या सेप्सिस के कारण। मान लेते हैं कि इनके लीवर पे इफेक्ट पड़ गया या इनके इंटेस्टाइन पे इफेक्ट पड़ जाता है, कुछ भी ऐसा होता है तो कहलाएगा फोकल इन्फेक्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। अब ये क्या है? कहता है कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज देन, जब किसी हॉस्पिटल में गए, सपोज करो, मान लो कि ये ठीक ठाक हो गए थे, ठीक थे, ठीक है, और ये अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए एक हॉस्पिटल में गए, एक हॉस्पिटल में गए और इनको यहां इंफेक्शन लगा हॉस्पिटल में, तब ये कहलाता है नोसोकोमियल इंफेक्शन। जैसे हॉस्पिटल में लगता हो तब क्या कहलाएगा? नोसोकोमियल इंफेक्शन। नेक्स्ट है छठा इएट्रोजेनिक इंफेक्शन। अब ये क्या है कि अगर हॉस्पिटल में गए हैं लेकिन हॉस्पिटल में इनको इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये कब हो जाए? मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान कोई दवा चल रही थी, उस दवा के साइड इफेक्ट से इनको इन्फेक्शन हो जाए, या डॉक्टर ने कोई एडवाइस किया था उस कि एक्सरसाइज कर लो, चाहे उससे कुछ मस्कुलर इंजरी हो, उससे कोई इन्फेक्शन हो जाए, तब ये कहलाएगा इएट्रोजेनिक इन्फेक्शन। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट एक्सोजिनस इन्फेक्शन। अब ये क्या है? कहता है ये भाई साहब को अगर इन्फेक्शन किसी एक्सटर्नल सोर्स से लग रहा हो, जो इन्फेक्शन किसी एक्सटर्नल सोर्स से लगेगा, तब ये कहलाएगा एक्सोजिनस इन्फेक्शन। लेकिन अगर यही इनकी खुद की बीमारी से या किसी और कारण से लग जाए, अपने शरीर के अंदर से ही वो हो, तब वो कहलाएगा एंडोजिनस। तब ये क्या कहलाएगा? एंडोजिनस
इन्फेक्शन, ठीक है, तो वो कहलाएगा एंडोजिनस इन्फेक्शन। अब हम आगे बात करते हैं, और यहां तक तो हो गया। अच्छे से थोड़ा समझते रहो। ये एक लाइन के सीधे से क्वेश्चंस है, इसमें सीधे क्वेश्चन पूछता है कि वो क्या है, किस तरह से काम करता है, बहुत स्ट्रेट एकदम, इसमें ऊपर नीचे कुछ घुमाता फिराता है नहीं। तो नेक्स्ट है इनएपरेंट इन्फेक्शन। अब ये क्या है, ये गए डॉक्टर के पास, ये गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने इनको देखा, एग्जामिन किया पूरी तरह से, लेकिन इनके ऊपर इन्होंने कहा सर मुझे दिक्कत तो है, बट डॉक्टर को कोई क्लियर सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है बॉडी के ऊपर, तो कहलाता है इनएपरेंट इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जिसका कोई क्लियर इफेक्ट नहीं दिख रहा हो बॉडी पे, वो कहलाता है इनएपरेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। कहता है कि अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जिसका हमें सिम्टम ना मिल रहा हो, तो कहलाता है एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होता है, या उसको हम सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट है एटिपिकल, ये तो नाम से क्लियर है, एटिपिकल इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जिसका हमारे पास कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ना हो, मतलब मेडिकल रिकॉर्ड ना हो, या उस तरह का हमारे पास कोई नॉलेज ना हो कि एक नई तरह का इन्फेक्शन आ जाए, तो कहलाता है एटिपिकल इन्फेक्शन। और सबसे लास्ट में हम जिसको कहते हैं लेटेंट इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन। अब ये क्या है, तो कहता है कि अगर ऐसा कोई स्थिति हो जिसमें लंबे समय तक वो टिश्यू के अंदर दबा हुआ है और अचानक से वो सामने आ जाए, क्या हो जाए कि अचानक से वो सामने आता हो, तो वो कहलाता है लैटेंट इन्फेक्शन। मतलब कि वो ऑलरेडी मौजूद है बॉडी के अंदर, टिश्यूज में कहीं दबा हुआ है, लेकिन किसी कारण से वो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन वो आदमी जिसके अंदर वो मौजूद था वो अचानक से उसकी इम्यूनिटी डिक्रीज कर गई और इसको मौका मिल गया, या किसी और इन्फेक्शन के कारण इसको मौका मिल गया, तो ये अपने आप को इनहेंस कर देता है और सामने चला आता है। अब अगर हम बात करें एक और कुछ इन्फेक्शंस की बात करें, तो बहुत कॉमन है क्रॉस इन्फेक्शन, बहुत ही कॉमन है। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है कि अगर किसी एक को इन्फेक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं होस्ट टू अनदर पर्सन, तो इसको भी नोट ही कर लेते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन। मतलब अगर ये भाई साहब होस्ट है और इनका इन्फेक्शन चला जाए किसी और को, ये किसी और को दे दें, इन्फेक्शन किसी और को बांट दें, तो ये कहलाएगा क्रॉस इन्फेक्शन। सिंपल। तो इन्फेक्शन के टाइप्स है, इस पे एक बार अच्छे से थोड़ा देख लो ताकि आसानी से समझ में आए। हर एक हेडिंग पे एक क्वेश्चन बनता है, वाइवा में बेसिकली पूछा जाता है कि आप इसको बता दो ये कैसे होता है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट में सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन? सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, देखो सिंपल सा है कि हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन फैल रहा है या कहां से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, उसे क्या क्या सोर्स होते हैं और किससे वो फैलता है, वो उसके सोर्स कहलाते हैं बेसिक। अगर हमें इसके सोर्सेस पता हो तो उसका इलाज करना आसान हो जाता है, ये जरूरी है। तो कितने तरह के सोर्स हो सकते हैं ये हमको जानना है। तो पहला सोर्स जो है वो है ह्यूमन। पहला सोर्स कौन सा है? ह्यूमन। इंसानों में, इंसानों के द्वारा सबसे अधिक फैलता है। तो ह्यूमन में ये देखा गया है कि इसमें जो ह्यूमन होता है ना, कैरियर की तरह काम करता है। तो कैरियर भी अलग अलग तरीके के होते। तो इसको समझने के लिए हम इसको बांट ले, तो पहला है
हेल्दी कैरियर, पहला है हेल्दी कैरियर, ऐसा इंसान जो स्वस्थ है और जो पैथोजन है उसको पाल रहा है। स्वस्थ है लेकिन पैथोजन क्या कर रहा है, पाल रहा है, वो क्या कहलाएगा, हेल्दी कैरियर। दूसरा जो हम लोग कहते हैं और अभी एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा बता दूं फिर उसको समझाता हूं किस तरह से। दूसरा हम लोग कहते हैं कॉन्वोलेसेंट। दूसरा क्या है, कॉन्वोलेसेंट कैरियर। कहता है कि कॉन्वोलेसेंट कैरियर जो होता है वो बीमारी को या कह लो कि रखता है, बीमार भी हो सकता है और आगे की तरफ ट्रांसफर भी कर सकता है। तो इसको समझने का सिंपल तरीका, कॉन्वोलेसेंट कैरियर वन हु टू कंटिन्यूस, जो कि जारी रखता है किस चीज को, हार्बरिंग, जो सहारा देना, पोषण देना पैथोजन को लंबे समय तक कंटिन्यू रखता है, वो कहलाता है कॉन्वोलेसेंट कैरियर। कब, जब वो ठीक हो जाए। हेल्दी कैरियर उसके अंदर बीमारी नहीं होगी, वो ठीक रहेगा। कॉन्वोलेसेंट कैरियर हेल्दी हो गया लेकिन पहले बीमार था, तो ये कहते हैं आफ्टर रिकवरी, तो वो कन्वोलेसेंट कैरियर होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, टेम्पररी कैरियर। टेम्पररी कैरियर, अगर टेम्पररी कैरियर क्या है भाई साहब, तो कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कुछ महीने तक, मतलब लगभग 6 महीने तक किसी पैथोजन को कैरी कर सकता है, ले जाता है, तो वो कहलाता है टेम्पररी कैरियर। इसके बाद ये लंबे समय तक नहीं रहता। फिर नेक्स्ट जो है वो है कॉन्टैक्ट कैरियर, डी, कॉन्टैक्ट कैरियर। अब कॉन्टैक्ट कैरियर क्या है, ऐसे कैरियर जिनके साथ इन्फेक्शन तभी हो जब वो किसी और के संपर्क में आते हो, ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में इनको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट कैरियर। एक होता है पैराडॉक्सियल, उसको हम लोग कहते हैं पैराडॉक्सियल कैरियर। पैराडॉक्सियल, पैराडॉक्सियल जो होता है, पैराडॉक्सिकल, सॉरी पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल कैरियर जो होता है ये पैथोजन लेता है किसी अनदर कैरियर से। तो इसका सिंपल है कि ऐसे कैरियर जो पैथोजन रिसीव कर रहे हैं लेकिन किससे, किसी अदर कैरियर से। और सबसे लास्ट हम कहते हैं जिसको, वो कहते हैं क्रॉनिक कैरियर, क्रॉनिक कैरियर। अब ये क्रॉनिक कैरियर क्या है, ऐसे कैरियर जो पैथोजन को लंबे समय तक, सालों में काउंट कर सकते हैं उनको, अगर वो लेके चलते हैं तो वो कहलाते हैं पैथोजन के क्रॉनिक कैरियर। अब एक घटना हुई थी, टाइफाइड फीवर फैला था न्यूयॉर्क सिटी में। ये नाम आता है, पूछता है, जिसको हम लोग कहते हैं, उसका नाम था मैरी मैलन। मैरी मैलन नाम की एक महिला थी जिसके अंदर यह देखा गया था कि ये टाइफाइड फीवर की कैरियर है। एक्चुअली हुआ क्या था कि वहां पे अचानक से टाइफाइड फीवर का आउटबर्स्ट हो गया। तो जब जांच हुई तो मालूम चला कि एक ही मोहल्ले में बीमारी फैल रही है। तो उनमें एक कॉमन चीज देखी गई कि ये महिला, ये कुक थी, खाना वाना बनाती थी सबके घर जा जाके, तो इसके साथ ही प्रॉब्लम थी। तो जब इसकी जांच हुई, ये हेल्दी थी, इसको कुछ नहीं था, बट इसकी जब जांच हुई तो मालूम चला कि इसके अंदर टाइफाइड फीवर के पैथोजन मौजूद है, लेकिन खुद बीमार नहीं थी। तो फिर लोगों ने इसको मना किया कि आप काम नहीं कर सकती, हटाया गया और इसको कुछ समय के लिए जेल में रख दिया गया। बाद में जेल से छूट गई किसी तरह से, और उसके बाद कुछ समय बाद ये फिर से अपने काम में लग गई, नाम बदल के। फिर वही हाल, अचानक से आउटबर्स्ट हुआ, फिर से लगभग 28 केसेस अचानक सामने आए। तब पुलिस फिर पीछे हुई कि ऐसा क्या स्थिति है, तो मालूम चला कि ये वही महिला है जो जेल से छूटी है। तो फिर इसको वापस जेल में डाला गया मरने तक। तो 1896 से
1896 से 1906 तक में, जब तक ये जेल नहीं गई, 1906 तक ये जेल गई थी, तब तक ये न्यूयॉर्क सिटी में टाइफाइड आउटबर्स्ट का सबसे बड़ा कारण बनी थी, और जिसमें कि 53 केस सामने आए थे, 53 केसेस सामने आए, और जिसमें 3 मौतें हो गई थी। 1938 में इसकी मौत हुई, जेल के अंदर ही इसकी मौत हो गई। तो इसको किलर मैरी के भी नाम से जाना जाता है, और ये हेल्दी कैरियर का एग्जाम्पल थी, और ये कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। या ऐसे पूछ देता है कि किलर मैरी किस टाइप की कैरियर थी, या किलर मैरी किस बीमारी की कैरियर थी, टाइफाइड फीवर। ये याद रखने वाली चीज है। कहां हुआ था ये घटना? तो न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफेक्शन की, तो वो है एनिमल्स। एनिमल्स ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे पैथोजन जो एनिमल से फैलते हैं, जूनोस कहते हैं। अब ये जंतुओं में देखो, हम लोग बड़े एनिमल की बात करते हैं, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, कैटल्स और भेड़ से फैलता है, बकरियों से, चूहों से, इन सब बीमारियों से फैलने वाला जो होगा, इनको हम एनिमल से काउंट करते हैं। और इंसेक्ट को अलग रखते हैं। कई बार होता है, पूछ देता है वाइवा में भी कि इंसेक्ट भी तो एनिमल किंगडम एनिमलिया में आता है, फिर भी क्यों उसको अलग रखते हैं? तो बस इसीलिए क्योंकि इंसेक्ट का व्यवहार अलग है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग है, वो अलग तरीके से ट्रांसमिट करते हैं। बाकी में अब क्या है कि ये तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से इंफेक्शन फैलाएंगे, तो ये क्या कहलाता है? एनिमल के थ्रू फैलने वाला जूनोस या जूनोटिक इंफेक्शन कहलाता है। तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस जो है, ट्यूबरकुलोसिस है, रेबीज है, टेटनस है, माल्टा फीवर है। तो ये सारी बीमारियां जो है जूनोटिक डिजीजेज हैं, जो कि अलग अलग जानवरों से फैलती हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स, जो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट हो गए इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े। अब इनमें कौन आएगा? मच्छर, मक्खियां बहुत कॉमन आते हैं। मच्छर पैथोजेनिक होते हैं, तो ये पैथोजेनिक खुद तो नहीं होते, बट ये कैरियर होते हैं, वेक्टर होते हैं। बेसिकली इनके लिए वेक्टर शब्द यूज करते हैं। वेक्टर किस किस की? मैथोजेन बात करें हम मच्छरों की, मॉस्किटोज, तो ये पैरासाइट लेके चलते हैं मलेरिया का भी, और वायरस लेके चलते हैं डेंगू का। एडिस एजिप्टी डेंगू वायरस के लिए है। तो मलेरिया का जो, हालांकि 115 स्पीसीज मलेरिया की हैं, बट कुछ कॉमनली नोन है। मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीप्लेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये इस तरह के जो पैथोजन है वो मच्छर लेके चलता है। उसी तरह से मक्खियां लेके चलती हैं। काला आजार हो गया, ये सब की बीमारी जो होती है मक्खियों के थ्रू फैलती हैं। तो नेक्स्ट हो गए इंसेक्ट्स। तीसरा सोर्स है फूड। ये सबसे ज्यादा देखा जाता है डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। रीजन ये है कि स्ट्रीट फूड बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, और उनके आसपास खान पान में साफ सफाई का जो स्टैंडर्ड है वो उतना हाई नहीं होता। अगर भारत में छोटे शहर या थोड़े लोअर साइड के शहर जितने भी हैं, इनके स्टेशन, क्या किसी भी तरह के शहरों में चले जाओ, स्टेशन के आसपास देखो जो खाना बनाने वाले लगे होते हैं, उनका बर्तन धुलने का तरीका जो होता है, जिस पानी से धुल रहे हैं वो बहुत ही गंदा होता है, उसको देख के खाएगा नहीं। लेकिन लोग कॉमनली स्टेशन के पास खा लेते हैं, और जो ये ध्यान नहीं देते हैं वो इस तरह के इन्फेक्शन में आ जाते हैं। फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कॉलरा हो सकता है। तो ये बीमारियां फूड से फैलती हैं। नेक्स्ट है वाटर, पानी से होने वाला इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड वाटर पीने से ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है सॉइल, मिट्टी। कुछ डिजीज जैसे हेलमेंथिक डिजीज हो गई, फंगल डिजीज हो गई, जैसे हिस्टोप्लाज्मा है, तो इन सब डिजीज के जो स्पोर्स होते हैं या उनके जो लार्वा होते हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं, और किसी तरह शरीर में प्रवेश कर जाए तो हमारे शरीर में डिजीज करा सकते हैं, जैसे निमेटोड्स है। तो मिट्टी भी एक तरह का सोर्स ऑफ इंफेक्शन है। तो अब हम बात करें अगर सोर्स ऑफ इंफेक्शन की, तो हमने देखा ह्यूमन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें क्वेश्चन पूछता है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, और फूड है, वाटर है, और मिट्टी। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे अब ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन, कि इंफेक्शन किस तरह से ट्रांसमिट होता है, फैलता है। ये लास्ट सेक्शन है इसका, और इसको बहुत छोटा सा है, इसमें टेंशन नहीं है। ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन।
तो पहला जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बहुत इजीली है कि वो कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। अभी कोरोना फैला था, कोरोना अभी चल ही रहा है, इसे सबसे रखा है 3 मीटर की दूरी पे सभी लोग चलते रहे, 1 मिनट किसी को टच ना करें, हाथ ना मिलाएं, ये सब झमेला चल रहा है ना। तो पहला था कांटेक्ट, कांटेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, हाथ मिलाना, गले लगना, ये सब। दूसरा है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस के थ्रू। मास्क पहन रहे हैं कोरोना में सभी लोग, क्योंकि था कि हो सकता है कि सांस लेने से फैल जाए, या टीबी के इन्फेक्शन होते हैं वो सांस हवा के थ्रू फैलते हैं। तो दूसरा है इनहेलेशन। तीसरा इंजेक्शन, उल्टा सीधा खा लेने से। अगर कोई उल्टा सीधा भोजन ले रहा हो, खान पान ऐसा हो या दूषित भोजन लेता हो, तो उसको इंजेक्शन के थ्रू यानी खाने पीने के थ्रू इंफेक्शन फैलेगा। चौथा जो है वो कहलाता है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन, व्हाट इज इनोकुलेशन? ऐसी घटना में, ऐसी अवस्था में जो पैथोजन होता है वो डायरेक्टली बॉडी में पहुंचता है, ना किसी खाने के थ्रू ना पानी के थ्रू। जैसे टेटनस है, जो खेलते से चोट लग जाती है, मिट्टी में टेटनस के अगर बैक्टीरिया मौजूद हो तो वो उस कटे हुए हिस्से से पहुंच जाते हैं, तो ये कहलाता है इनोकुलेशन। फिर है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के थ्रू, मच्छर, कॉकरोच, मक्खियां, इन सब के थ्रू फैलने वाला जो इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं इंसेक्ट के थ्रू फैलने वाला इन्फेक्शन। इससे बहुत सी बीमारियां, वास्ट ऑफ डिजीजेस सामने आती रहती है हमेशा। एक जो सबसे खास है और इसको याद रखना है और ये पूछ सकता है, लेबोरेटरी और, या इसको एंड कहते हैं, लेबोरेटरी और दोनों एंड, या भी होता है लैट्रोजेनिक। लैट्रोजेनिक, अब ये क्या है? लेबोरेटरी एंड लैट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या है? ये इंपॉर्टेंट मैंने कहा क्यों है, तो ये इसलिए है कि वाइवा में पूछा जाता है वो कौन सा इन्फेक्शन है, किस तरह का इन्फेक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वर्कर्स को होता है। ऐसे लोग जो मेडिकल फील्ड में जुड़े हैं, नर्स, फेप्टोमिस्ट, वार्ड बॉयज, जो भी इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो मेडिकल डॉक्टर हो, मेडिकल फील्ड के लोगों को ही होंगे। तो कौन सा? तो लेबोरेटरी एंड लैट्रोजेनिक। हो सकता है कि इंजेक्शन, सुई लगाया, निकालते समय पेशेंट हिल गया और वो अपने आप को प्रिक कर दे, सैंपल उठाया, किसी तरह सैंपल उसके बॉडी पे गिर गया, उससे उसको इन्फेक्शन हो जाए, इनहेल कर लिया, उससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो किसी तरह से होता है, बट ये मोस्टली उन वर्कर्स को होता है जो मेडिकल फील्ड पे काम करते हैं। बाकी तो किसी को भी हो सकता है, बाकी सबको हो सकता है, मगर ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है। तो आज के लिए पूरा इतना ही है। नेक्स्ट टर्म पे हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन और हम इंपॉर्टेंट एक सेक्शन पूछता है जो कि एग्जामिनेशन में भी आता है अलग तरीके से, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, डिसइंफेक्टेशन, वो एक पूरा सेक्शन रखूंगा मैं। अब तक में अगर जो भी डाउट होता है, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, पूछ लीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा उसको आंसर देने की। हैव अ ग्रेट डे।